नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने वाला हूं इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वक्त यूपीपीएससी आरओ एआरओ का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसको आप जरूर ध्यान देना और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आपके सामने एक सवाल दिया है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट है ए, जिसको हम कहेंगे कथन। दूसरा पॉइंट है आर, जिसको कहेंगे कारण, ठीक है। तो पॉइंट ए में कुछ बातें कही गई हैं और पॉइंट आर में जो है दोस्तों उसका कारण दिया गया है कि यानी कि जो पॉइंट ए है क्या उसका कारण आर है या नहीं, आपको ये बताना है। तो पहले एक एक करके पॉइंट हम लोग पहले पढ़ेंगे, फिर उत्तर देंगे। सबसे पहले बात किया जा रहा है पॉइंट ए में कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए आहरित हो। पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये इसका कारण दिया गया है, ठीक है। फिलहाल इसके उत्तर के बारे में बात करें तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए और आर दोनों बातें सही हैं तथा आर जो है ए का एक मान स्पष्टीकरण, यानी कि आर में जो बात लिखी गई है ए के संदर्भ में सही है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, ध्यान देना। अनुच्छेद 63 गा के अनुसार, मैं लिख देता हूं अनुच्छेद कौन सा है, 63 गा के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, यानी कि जरूरी है। जबकि अनुच्छेद 89 ए के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि अनुच्छेद किसके तहत, 89 के 1 के तहत, ठीक है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये सब लोग जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उपराष्ट्रपति खुद ब खुद राज्यसभा का सभापति हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल है, यहाँ पे बात किया जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना, कौन सा सही वो बताना है। पहला पॉइंट है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है, अप्रत्यक्ष, ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट में बात किया जा रहा है कि राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अब बताना क्या है आपको कि क्या ये सही बात है कि नहीं, कौन सा पॉइंट सही है। तो दोस्तों अगर बात करें पॉइंट के बारे में तो पॉइंट नंबर एक ही सही है, केवल एक। मतलब क्या, एक मतलब ये कि जो लिखा हुआ है एक में कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है, सिर्फ एक सही है, ना कि पॉइंट नंबर 2 सही है। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी हम लोग ले लेते हैं, ध्यान से सुनना मेरी हर बात को। राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। इसके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती। ऐसा नहीं है कि जनता जाकर वोट करती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत, ध्यान देना, निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। किंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये चीज ध्यान देना, कौन भाग नहीं लेता है, राज्य के विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य दोनों लोग भाग लेते हैं। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो ये दोनों होते हैं, इनका दोस्तों जो चुनाव का प्रोसेस होता है वो होता है एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। किसके द्वारा, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ये मतदान गुप्त होता है। समझ में आया, इतनी बातें मैंने आप सभी को बताया जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो मैं हर चीज को बहुत खोल के पढ़ा रहा हूं एकदम विस्तार से कि आपको कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो एकदम आराम से आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो बिना किसी टेंशन के, ठीक। अगला सवाल है भारत का उपराष्ट्रपति के बारे में। इसमें 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 जो आप सभी को दिख रहे हैं। पूछा जा रहा है कौन सा पॉइंट सही है। तो पहले पॉइंट में बात किया जा रहा है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है क्या उपराष्ट्रपति, पहला पॉइंट है। दूसरा है कि के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं होता है, नहीं है मतलब वही मतलब हुआ। तीसरा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थित में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता तो उपराष्ट्रपति क्या उनके पद पर जाता है, ये बात कही गई है। और चौथा है राष्ट्रपति की पद त्याग अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। बताना कौन सा सही है दोस्तों। अगर उत्तर की बात करें तो चारों पॉइंट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही होगा।
उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने अभी बात किया कि अगर राष्ट्रपति मान लीजिए उसका स्थान रिक्त है तो उपराष्ट्रपति वहां पर राष्ट्रपति का कार्य करेगा एज अ राष्ट्रपति की तरह, ठीक है। और वो द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित होता है, सब जानते हैं, ठीक है। क्योंकि सबसे सबसे ज्यादा नंबर 1 पे आते हैं राष्ट्रपति, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित होते हैं, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो ये काफी आसान सवाल है, अगर आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये चारों पॉइंट इसके संदर्भ में सही है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इसमें है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा पदच्युत को विवेचित करता है? अच्छा सवाल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी यानी कि अनुच्छेद 75 में ऐसी बात कही जा रही है। अब अनुच्छेद 75 क्या है, अगर आप लोग का इजाजत हो थोड़ा बात ही कर लेते हैं। ध्यान देना मेरे हर एक पॉइंट पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 जो है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति एवं पदच्युत को विवेचित करता है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 75। अनुच्छेद नंबर 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है दोस्तों वो राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन से अनुच्छेद के तहत? तो 75(1), ठीक है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। जो और मंत्री बचे उसका जो है क्या कहते हैं नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन किसके सलाह पे करेगा? तो वो होगा प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। अगला अनुच्छेद दोस्तों 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न पद धारण करेंगे। यानी कि वही बात हुई कि जैसे उसके अनुसार ये सारी काम होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? तो आपको 75 और 75(1) और 75(2) मालूम होना चाहिए। अब 75(1) क्या होता है मतलब जान लो। 75 मतलब ऐसे हुआ, ठीक है, कि एक आर्टिकल में जो हर अलग अलग तरीके के काम होते हैं तो उसको अलग अलग कर दिया गया, ठीक है। जैसे अब 75 में कुछ और है और 75(1) में कुछ और है, मतलब आसपास मिलते जुलते वही हैं। यानी कि प्रधानमंत्री के बारे में ही बात किया जा रहा है, लेकिन कुछ अलग अलग काम है तो उसको ऐसे ऐसे नाम दे दिया गया है। आपको ध्यान होना चाहिए जो मैंने बोला और बताया। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट में बात किया जा रहा है संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के पश्चात प्रयत्न अपने पद धारण करेंगे। बताना है कौन सा सही है। उत्तर के बारे में बात करें तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवल एक ही सही है, ठीक है। यानी पहला जो पॉइंट है ये वाला, इसमें जो बात किया जा रहा है संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, तो ये बात सत्य है, क्योंकि आसान बात है। आप सभी को पता है कि संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। कोई भी बात होती है तो सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष के सामने ही तो बात भेजी जाती है। समझ में आया कि नहीं? अगर इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बात करें हम लोग तो ध्यान देना कि भारतीय संविधान के भाग 5 के अंतर्गत, कौन से भाग 5 ध्यान देना, के अंतर्गत अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अगर कभी पूछ ले कि मंत्री जो है मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होती है कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद में, तो आपको मालूम होना चाहिए भाग 5 और अनुच्छेद 75(3) के तहत, ठीक है। और एक चीज और जान लो कि अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के पश्चात प्रयत्न अपने पद पर धारण करेंगे। इस चीज के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। यहाँ पर क्यों ये हो जाता है गलत? क्योंकि यहाँ पर लिखा है प्रधानमंत्री, यहाँ पे होना चाहिए था राष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति होता तो सही होता ये पॉइंट नंबर 2। खैर कोई बात नहीं, मैं हर चीज आपको सभी को एक चीज को तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से पढ़ना। अगला सवाल है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अच्छा सवाल है। सही उत्तर होगा दोस्तों 25 वर्ष के हो कम से कम या उससे ज़्यादा तो आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जाइए आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अब क्या मामला है थोड़ा जान लो। अगर बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। ये बात हम लोगों ने अभी बात किया है। वह व्यक्ति जो प्रधानमंत्री बनेगा, बनने वाला है, वह व्यक्ति उस व्यक्ति को संसद सदस्य चाहे लोकसभा या राज्यसभा का होना अनिवार्य है। चाहे वो राज्यसभा का हो तब भी प्रधानमंत्री बन सकता है, लोकसभा का हो तब भी बन सकता है। ऐसा कोई संविधान में चीज़ों को एकदम दिया नहीं गया है, ठीक है। क्योंकि मनमोहन सिंह जी राज्यसभा के सांसद थे, उसके बाद प्रधानमंत्री बने थे, ठीक है। या फिर अथवा 6 महीने के भीतर, 6 महीने के अंदर अंदर संसद का किसी भी हाउस का वो सदस्य होना चाहिए। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। यानी अगर आप 25 वर्ष के या उससे ज़्यादा है तो लोकसभा का चुनाव आप लड़ सकते हैं, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब जाहिर सी बात है जब लोकसभा का कैंडिडेट 25 वर्ष में जब चुनाव लड़ सकता है तो जाहिर सी बात है भाई कि वो 25 वर्ष से प्रधानमंत्री भी बन सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि लोकसभा का 25 वर्ष और राज्यसभा का 30 वर्ष है। यानी कि अगर राज्यसभा से कोई प्रधानमंत्री बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसका 30 वर्ष से कम का उम्र नहीं होना चाहिए, 30 से उससे ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है।
और लोकसभा का 25 से उससे ज़्यादा। आसान सवाल था, कोई बहुत हार्ड नहीं है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समानांतर के बाद सुशोभित किया। एक बार से अधिक पूछा गया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 3, 4, 5, यानी कि गुलजारी लाल नंदा जी, इंदिरा गांधी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। ऐसा क्यों, ध्यान देना। जवाहरलाल नेहरू जी के प्रधानमंत्रित्व काल में समांतराल नहीं था, ठीक है। क्यों नहीं था, अभी बात करेंगे धीरे धीरे। गुलजारी लाल नंदा जी जो थे, पहली बार 27 मई 1964 से लेकर 9 जून 1964 तक तथा दूसरी बार 11 जनवरी 1966 से लेकर 24 जनवरी 1966 तक दो समांतराल में भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने, यानी कि दो दो समय में अलग अलग बार बने, ठीक है। तो ये पूछा गया। इसी तरह इंदिरा गांधी जी का 1966 में एक बार और 1980 में एक बार। इसी तरह अटल बिहारी वाजपेयी जी का 1996 में एक बार और 1998 में एक बार। जबकि लाल बहादुर शास्त्री जी और नेहरू जी के केस में ऐसी चीज़ नहीं है, दो बार अलग अलग टाइम पे नहीं बनते कि एक बार अब बन गए फिर कुछ साल बाद फिर बन गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया। नेहरू जी लगातार थे। अगला सवाल है, भारत प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ। अच्छा सवाल है, सही उत्तर होगा डी, होगा चौधरी चरण सिंह जी। अगर आपको दिख रहा होगा, चौधरी चरण सिंह जी क्या हुआ, 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। अब क्या होता है कि उनके कार्यकाल के दौरान लोकसभा की बैठक ही नहीं हुई। लोकसभा की निर्धारित बैठक से एक दिन पूर्व भी कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लेने के कारण चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। यही कारण था, ठीक है। तो मैंने विस्तार से बताया, समझ में आया होगा। तो दोस्तों याद था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई वीडियो में कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई चीज़ आपको ना समझ में आया हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। उससे संबंधित वीडियोस आप सभी को मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।